नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने पहले चरण में चुनाव लड़ रहे सभी बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को लिखा लेटर, दिया स्पेशल मूल मंत्र। तो राहुल गांधी ने भी जारी किया वीडियो संदेश। पीएम मोदी के आतंकियों को मारने के बयान पर मिला अमेरिका का साथ। अमेरिका बोला, हम बीच में नहीं पड़ेंगे, तनाव से बचे भारत पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन पर हुई अहम सुनवाई। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछे कई सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने सभी वीवीपैट पर्चियों के मिलान की मांग वाली याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर फिर बवाल। शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी और झड़प, कईयों के घायल होने की खबर। बीजेपी ने ममता बनर्जी को घेरा। ईडी के रडार पर आम आदमी पार्टी का एक और नेता ईडी के सामने आज पेश हुए। आप नेता अमानतुल्लाह खान, हो सकती है गिरफ्तारी। तो वहीं मनीष सिसोदिया को लगा बड़ा झटका, फिर बड़ी न्यायिक हिरासत। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है, जिसको लेकर पीएम मोदी ने पहले चरण में चुनाव लड़ रहे सभी बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को लेटर लिखा है। पीएम मोदी ने सभी उम्मीदवारों को व्यक्तिगत पत्र लिखकर उनसे अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए कहा। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा कि ये चुनाव देश के वर्तमान को उज्जवल भविष्य से जोड़ने का अवसर है। साथ ही राहुल गांधी ने भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आप हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। राहुल गांधी ने अपने संदेश में कहा कि ये आम चुनाव नहीं है, ये संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, जिसमें आप जैसे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सोच और विचारधारा आपके अंदर है, आपकी रगों में है। एक तरफ पीएम मोदी ने सभी को लेटर जारी किया, तो वहीं राहुल गांधी वीडियो संदेश जारी कर रहे हैं। दोनों का ही संदेश एक दूसरे से कितना अलग है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने उम्मीदवारों को कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस की आवश्यकता नहीं है। उसको कहते कि लास्ट मोमेंट एक शॉक थेरेपी, कि आप ऐसा मत सोच लो कि हम जीत रहे हैं और घर में बैठ जाओ। और इसीलिए उनको ये दायित्व और उनको ये चेतावनी के रूप में दिया गया है कि अभी बैटल खत्म नहीं हुआ है। पोलिंग डे के दिन किस तरीके से एक एक मतदाताओं को बाहर लेकर के आना है, इस संदर्भ में ये चिट्ठी लिखी गई। राहुल गांधी अपनी वीकनेस को अपने वीडियो से जग जाहिर कर रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं को आखिरी मोमेंट पे कह रहे हैं कि आप बब्बर शेर हो। कार्यकर्ता तो सोया पड़ा हुआ है। आपने अपने कार्यकर्ताओं को कहीं का नहीं छोड़ा। ज़्यादातर राज्यों में आपके जो सीटें जो पहले हुआ करती थी, आप उम्मीदवार तक नहीं लेकर के आ रहे हो। आपके कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं, लेकिन आप उनको कह रहे हो कि अपने लिए नहीं, किसी और के लिए आप मेहनत करो। तो ऐसे में आप देखिए कि बहुत सारे कांग्रेसी नेता इसलिए छोड़ के गए। उन्होंने कहा कि भाई संगठन खत्म हो गया है, हमारे कार्यकर्ता जो है बिल्कुल निराश बैठे हुए हैं। ये हर जगह से बड़े बड़े लीडर्स का बयान आ गया। अब आखिरी मोमेंट पे आप ये कह रहे हो कि भाई ये संविधान बचाने का है, ये करने का है, वो करने का है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ ज़्यादा कुछ कांग्रेस पार्टी का जो है स्टेक पे है। लोगों को रिजल्ट भी मालूम है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी मालूम है कि चुनाव में क्या होने वाला है। जी, अब बात अगली खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहा था कि भारत आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारने से नहीं हिचकिचाएगा। दोनों ही नेताओं का इशारा पाकिस्तान की तरफ था। भारत के इन दोनों दिग्गज नेताओं के बयान पर अब अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान को तनाव से बचने और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने की सलाह दी। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने यह बयान जारी किया है। मिलर ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका सीमा पार आतंकी अभियानों के इन मामलों में खुद को शामिल नहीं करेगा, लेकिन भारत और पाकिस्तान किसी भी तनाव से बचने के लिए बातचीत के जरिए यह मामला सुलझाए। अमेरिका की तरफ से आए ये बयान पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, बेसिकली जब पिछली बार भी जो बयान आया था, कोई व्हाइट हाउस की तरफ से या अमेरिका की सरकार की तरफ से कोई अपने से दिया गया बयान नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये प्रोपेगेंडाधारी एंटी इंडिया लॉबी, उसमें कुछ हिंदुस्तानी भी हैं, कुछ पाकिस्तानी भी हैं, कुछ बांग्लादेशी भी हैं, वो लोग स्पोक्स पर्सन से सवाल पूछ रहे हैं एक प्रपंच के तहत। तो पिछली बार जो बयान आया था, वो बयान ऐसा लगा कि मोदी सरकार के खिलाफ गया। उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमारे विदेश मंत्री ने बाकायदा मीडिया में ये बयान भी दिया कि भाई अपना काम पे ध्यान रखो, हिंदुस्तान ये सारे चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं रहता है, और अगर हमारे दुश्मन हिंदुस्तान को टारगेट करेंगे तो हम उनको छोड़ेंगे भी नहीं। और इस अमेरिकन बयान के बाद प्रधानमंत्री मोदी हों, विदेश मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, उन्होंने इलेक्शन के दौरान हर जगह जाकर के कहा कि ये हिंदुस्तान बदल गया है, हिंदुस्तान को जो नुकसान पहुंचाने वाले आतंकी हैं उसको उनके घर में घुस के मारेंगे, ये घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। ये चुनाव का एक बिंदु हो गया, लेकिन फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वैसे ही प्रोपेगेंडाधारी पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि हिंदुस्तान ने रिजर्वेशंस दिखाए थे, हिंदुस्तान ने अमेरिका के उस अप्रोच को ढंग से नहीं लिया था और जवाबी बयान दिए गए थे। तो इस बार अमेरिकन स्पोक्स पर्सन भी थोड़ा संभले हुए थे और उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं कुछ करना है इस बीच में। मतलब अगर हिंदुस्तान को लगता है कि भाई आतंकी पाकिस्तान में छिपे हुए हैं तो घुस के मार सकते हैं, तो इससे ये मसला अब फिलहाल खत्म हो गया। रीज़न, पॉलिटिकल बेनिफिट इस पूरे मसले से जो भारतीय जनता पार्टी को मिलना था वो मिल गया। हालांकि ये लोग चाह रहे थे कि इंटरनेशनल लेवल पे हिंदुस्तान और मोदी सरकार की बदनामी की जाए, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हुए। जी, अब बात ईवीएम वीवीपैट के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई की। ईवीएम के वोटों और वीवीपैट पर्चियों की 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। लंबी बहस चली। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने 100% ईवीएम वीवीपैट सत्यापन की मांग वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही केरल में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी और दूसरों का वोट भी बीजेपी को ट्रांसफर होने के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। आज इस मसले पे कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, 2-3 दिनों से चल रहा है ये मसला और रोज ये ईवीएम हटाओ लॉबी जो है, ये कांग्रेस पार्टी, ये जो इंडिया अलायंस के लोग, ईवीएम हट जाए तो मैं चुनाव जीत जाऊं। अरे बेवकूफी की बात ये लोग इस तरीके से करते हैं कि भाई आप चुनाव जीतते हो तो ईवीएम ठीक है और आप चुनाव हार जाते हो तो ईवीएम में जो वो गड़बड़ी हो गई। अब कल डांट के भगाया गया था। कल जजेस ने ये कहा था कि भाई हम लोग सब 60 के आसपास हम लोगों की उम्र है, ये बैलेट बॉक्स से क्या खेल होता था ये हम लोगों ने भूला नहीं है। तो इधर से कई तरह के कुतर्क दिए जा रहे थे कि जर्मनी में ऐसे होता है तो वहां ऐसे होता है। जज साहब ने हल्काया, उन्होंने कहा कि भाई आप ये बताओ उन देशों की साइज क्या है, आप क्या चाहते हो 2 महीने तक जो है वो इलेक्शन की काउंटिंग ही चलती रहे। आज वीवीपैट को लेकर के पूछा गया, एक सवाल सिर्फ पूछा जज साहब ने। होता क्या है कि हर चुनाव में काउंटिंग के दौरान सर्टेन अमाउंट ऑफ वीवीपैट को बाकायदा काउंट किया जाता है, उससे मिलाया जाता है कि जितने वोट मशीन से निकल रहे हैं वीवीपैट उतना ही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। जज साहब ने एक सवाल पूछा कि अब तक जितनी भी जगह पे काउंटिंग हुई है वीवीपैट वाले मशीन में,
क्या अब तक एक भी मिसमैच आया है? हजारों की संख्या में ईवीएम मशीन और वीवीपैट की गिनती साइमल्टेनियसली हुई है। अब तक कई सारे चुनाव हो गए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि माय लॉर्ड, आज तक किसी भी वीवीपैट और इलेक्शन ईवीएम के साथ कोई मिसमैच नहीं हुआ है। जज साहब ने कहा कि आंसर मिल गया, फैसला सुरक्षित रखा गया है, लेकिन फैसला क्या होगा ये कोर्ट के टोन एंड टेम्पर से बिल्कुल मालूम है। ये ईवीएम गैंग का कल मुंह काला होगा। जी, अगली खबर में बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर आखिरकार 2 जगहों में हिंसा हो ही गई। मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा शहर में मस्जिद के पास से शोभा यात्रा निकालने के बाद 2 समुदायों के बीच में संघर्ष हुआ। इस बीच बम फटने की भी खबर मिली। वहीं मेदिनीपुर के ईगरा में भी 2 समुदाय के बीच में झड़प हुई और आगजनी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक हिंसा में अब तक 18 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इस हिंसा की खबरों के बाद एक बार फिर से ममता बनर्जी और बीजेपी में तकरार शुरू हो गया है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भड़काऊ भाषण के कारण ही पश्चिम बंगाल राज्य में विभिन्न स्थानों पर रामनवमी के जुलूसों को रोक दिया गया और उन पर हमला किया गया। इस बार हमले की जिम्मेदारी किसके ऊपर? देखिए, ममता बनर्जी इनकरेज करती है इस तरह के एलिमेंट्स को, वरना आप ये बताएं कि 24 घंटे हो गए, कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितने बड़े बड़े इस तरह के प्लानर्स को पकड़ा गया। ये कहां हो रहा है? जहां मुस्लिम बहुल इलाका है। बाकी जगहों पे जहां पे हिंदू मुस्लिम का वोट शेयर जो है वो बिल्कुल ज्यादा, जहां हिंदू हैं वहां ये सब घटनाएं नहीं होती। ये बताता है कि इसका इस्तेमाल, या फिर ये कहना पड़ेगा कि मुर्शिदाबाद या मेदिनीपुर के अंदर टीएमसी का नियंत्रण नहीं रहा और ये लोग अब टीएमसी की भी बात नहीं मान रहे, क्योंकि पिछले साल या उसके पहले भी कितनी घटनाएं घटी है। देवी दुर्गा की मूर्तियों को तोड़ा गया है, देवी सरस्वती पूजा के दौरान मूर्तियों को तोड़ा गया इस समुदाय के द्वारा। रामनवमी के दौरान कई सारी घटनाएं हुई। कहीं आपने सुना कि इन लोगों के खिलाफ वहां की सरकार, वहां की पुलिस बहुत ही कड़े रवैये के साथ उनको गिरफ्तार कर रही है, सजा दिलवा रही है? नहीं। तो वहां इस तरह के एलिमेंट्स को लगता है कि भाई सरकार अपनी है, कुछ भी कर डालो, बाद में तो बचा ही लेगी ममता बनर्जी। इसलिए इस तरह की घटनाएं घटी है। बाकी देश के किसी भी इलाके से इस तरह की घटना नहीं घटी। तो ये मैं बार बार पिछली बार भी कहा कि इस तरह की घटनाएं बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के ये नहीं होती हैं। कम्युनल वायलेंस में हमेशा कुछ न कुछ उसका एक पॉलिटिकल एंगल होता है। ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए कि मुर्शिदाबाद में अगर हुआ, मेदिनीपुर में अगर हुआ तो आखिर क्यों हुआ, और अगर हो गया तो आपने क्या क्या कार्रवाई की। आखिरी खबर में बात दिल्ली सरकार की, जिनके तमाम नेता भ्रष्टाचार के मामले में बुरे फंसते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के एक और नेता पर ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। दिल्ली की ओखला विधानसभा से एमएलए अमानतुल्लाह खान को ईडी ने आज तलब किया। सुप्रीम कोर्ट से लगे झटके के बाद आज अमानतुल्लाह खान ईडी दफ्तर पहुंचे, जहां उनसे वक्फ बोर्ड में हुए घोटाले से संबंधित मामले में पूछताछ की गई। खबर है कि अमानतुल्लाह खान को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही मनीष सिसोदिया को कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा। राउस रेवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 26 अप्रैल तक बढ़ा दी है। क्या अगला नंबर अमानतुल्लाह खान का है? भाई नंबर तो लग ही गया है, इसमें कोई डाउट ही नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में गए थे बेल लेने के लिए, लेकिन बेल मिला नहीं। जज साहब ने कह दिया ईडी से कि अगर आपके पास सबूत है इनके खिलाफ तो आप गिरफ्तार कीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। 6 समन्स को आप जो है निरादर कर रहे थे, ठीक अपने गुरु की तरह। तिहाड़ में केजरीवाल भी यही काम किए, तिहाड़ पहुंच गए, इनको भी वही काम होगा, वही रिजल्ट आने वाला है, इनको फिर तिहाड़ जाना होगा। क्योंकि इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, ये तो ये भी नहीं कह सकते कि भाई मोदी सरकार ने कर दिया या बीजेपी वाले कर रहे हैं। ये वक्फ बोर्ड में घोटाला का मामला है। शिकायतकर्ता कौन है? तो मौलवी मौलाना और वक्फ बोर्ड के कुछ मेंबर्स हैं। उन्होंने कहा ये दादागिरी कर रहा है, ये फंड की हेराफेरी भी कर रहा है, वक्फ की जमीन को, उसकी जायदाद को बेच रहा है, उससे कुछ एक कॉमर्शियल गेन्स कर रहा है। साथ ही साथ
वक्फ बोर्ड में नौकरी देने के लिए ये घूसखोरी कर रहा था। ये कट्टर ईमानदार लोग हैं। ये अमानतुल्ला ओखला का, जिसने शाहीन बाग की पूरी प्लानिंग और उसको रन किया था, शाहीन बाग के आंदोलन को, आंदोलन क्या रहेगा, वो तमाशे को, और जिसकी वजह से दिल्ली में दंगे हुए थे। ऐसे लोगों की जगह न तो समाज में है न ही राजनीति में है। सही जगह, सही ठिकाना इनका तिहाड़ जेल है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।